Hello dear friends, you're most welcome at Study IAS. Dear friends, आज हम डिस्कशन करेंगे 20 जून 2020 द हिंदू। तो आज के दिन द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी न्यूज का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं 20 जून 2020। तो उससे पहले आप सभी के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन एंड आप इंडियन पॉलिटिका स्टडी आईएएस पर एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें जो बैच 2021 एंड 2022 की जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सभी के लिए ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप इसका बेनिफिट लेना ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर ओरिएंटेशन क्लास होगी आज 12 बजे। तो यहां पर आप आज इसको जरूर देखें, लाइव क्लास होगी। विवेक मिश्रा सर एक इनोवेटिव वे में आपको पढ़ाएंगे, जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है पॉलिटी को लेकर, वो इसे जरूर फॉलो करें। अगर आज का शेड्यूल देखें हम 20 जून, तो यहां पर 12 बजे ओरिएंटेशन क्लास होगी एंड 21 को विवेक मिश्रा सर ही क्लास लेंगे। 12 PM फेडरल सिस्टम मीन संघीय जो ढांचा है इंडिया का, उससे संबंधित क्लास लेंगे। तो बैच 2021 एंड 22। तो डियर फ्रेंड्स, इसको जरूर फॉलो करें आप। अब हम जो आज न्यूज लेंगे उसमें नो आउटसाइडर ऑन इंडियन टेरिटरी। यहां पर ये सभी न्यूज है जो हम पढ़ेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित न्यूज है, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं प्री मेंस इंटरव्यू के, सभी क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक जो है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या है, पूरे ईयर में, कंप्लीट ईयर में ये हमेशा न्यूज में रहा है। तो ये सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आज। तो एक बार देख लेते हैं न्यूज़पेपर में से टॉपिक्स कहां से हमने लिए हैं, ताकि आप सभी को समझ में आएगा। और जो ऐसे टॉपिक्स है जो पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उनको केवल ओरली हमको देखना है, उनको भी देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर फर्स्ट जो टॉपिक हमारा नो आउटसाइडर मींस कंप्लीट, हम फास्टली 2-3 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में। तो यहां नो आउटसाइडर इंडियन टेरिटरी PM, यहां पर PM के द्वारा कहा जा रहा है कि बाहर से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे इंडियन टेरिटरी में आ गया है। तो एक ये टॉपिक हमारे लिए रहेगा। पेज नंबर 2 पर हमारे लिए किसी काम का टॉपिक नहीं है। पेज नंबर 3 पर भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि दिल्ली सिटी से संबंधित न्यूज रहती है। पेज नंबर 4 नॉर्थ एंड ईस्ट, ऐसा कोई न्यूज नहीं है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 5 पर भी यहां पर कोई ऐसा न्यूज नहीं है जो आज हम पढ़ें या डिस्कशन करें। पेज नंबर 6 पर ये जो दोनों न्यूज हैं, यहां पर रिवॉल्विंग डोर्स एंड द ग्रॉस अब्यूज ऑफ मणिपुर मैंडेट। तो यहां पर देखेंगे मणिपुर का मैंडेट क्या था, जो लोग चुनाव करके भेजते हैं लोगों को, उसको लेकर है। यहां पर हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे, इस आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे, तो यहां सब वो बातें आएंगी जो आर्टिकल में लिखी हुई है। वो सब बातें आएगी जो आर्टिकल में यहां पर डिस्कस किया गया है, चाहे कोई भी हो। यहां पर 52 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट यहां पर लिखा हुआ है। 2013 में 91st अमेंडमेंट क्या हुआ है, ये सभी, इन सभी टॉपिक्स को लेकर। और यहां पर पार्टी पॉलिटिक्स क्या है, यहां पर पार्टीशन पॉलिटिक्स, तो ये सभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसे हुआ, इन सभी पॉइंट्स को लेकर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। अगेन यहां पर आगे अगर हम चलते हैं, तो आगे कौन से टॉपिक्स हमारे लिए, दोनों जो यहां पर एडिटोरियल्स हैं पेज नंबर 6 पर, ये दोनों मणिपुर गवर्नमेंट से संबंधित है। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके ऊपर हम पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जितने भी डायमेंशंस बन सकते हैं, उन सभी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इन न्यू लॉकडाउन ए सेकंड चांस फॉर तमिलनाडु, कोई काम का नहीं है, नो नीड टू रीड, हमने कई बार लॉकडाउन से संबंधित पढ़े। यहां पर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर है, हमेशा चलती रहती है, नए पॉइंट्स नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। यहां पर टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ कैपिटल, यहां पर सिर्फ इतना सा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो अंडर रिपोर्टिंग की जा रहा था, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज दी जा रही थी, यहां पर जो एक्सप्लोटेटिव प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ज्यादा फीस ली जाती थी, उन्हीं सभी को लेकर ये सब बातें लिखी हुई है दिल्ली गवर्नमेंट से संबंधित। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। पेज नंबर 8 पर अगर हम देखें, तो यहां पर अभी हमारे लिए कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसका हम न्यूज का डिस्कशन करें, नो नीड टू। यहां पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइट जो इमेज मिली है सजेस्ट इंक्रीज चाइनीज एक्टिविटी इन बॉर्डर बिफोर क्लैश। तो यहां पर देखेंगे कि कैसे जो गलवान एरिया है, तो वहां इससे संबंधित न्यूज हम डिस्कशन करेंगे। जब फर्स्ट न्यूज को हम डिस्कशन करेंगे तभी यहां पर। और यहां पर रसिया के लिए कहा गया कि
रसिया दोनों के देश में जो टेंशन है उसको डिफ्यूज करने का काम कर रहा है, उसके डिफ्यूज करने की तरफ बढ़ रहा है। बस इतना सा आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। यहां पर आगे अगर हम देखें तो पेज नंबर 10 पर हमारे लिए ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। पेज नंबर 10 एंड पेज नंबर 11 अगेन यहां पर कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। तो वो जो न्यूज थी वहां पर उनसे संबंधित हमने डिस्कशन करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से एक न्यूज, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इंडिया अटेंड्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रुप मीट ऑनलाइन। तो FATF से संबंधित न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका हम क्या डिस्कशन अच्छे से करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली चलते हैं पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर ट्रम्प्स वार्न डीकपलिंग फ्रॉम चाइना। कई बार दोनों के बीच में ट्रेड वार से लेकर अभी तक प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रम्प साहब का हमेशा वार्निंग देने का काम है, तो वो दे रहे हैं। चाइना पब्लिशेज वायरस जीनोम डाटा। तो यहां पर चाइना हैज रिलीज, जो कोरोना वायरस था उसका डाटा चाइना ने रिलीज किया है। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। यहां पर पेज नंबर 15 बिजनेस से संबंधित आज एक भी ऐसी न्यूज नहीं है जो हम इकोनॉमी के टॉपिक में डिस्कशन करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम जो टॉपिक्स आज हमने सेलेक्ट किए हैं। एक मेन टॉपिक है चाइना और इंडिया, एक है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंड एक टॉपिक हमारा FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन सभी का टॉपिक्स का हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट जो टॉपिक हमारा ये है नो आउटसाइडर्स इन इंडियन टेरिटरी। अभी हाल ही में नो बॉर्डर पोस्ट वाज ऑक्यूपाइड, मोदी टेल्स ऑल पार्टी मीट, सोनिया आस्क्स इफ देयर वाज एन इंटेलिजेंस फेलियर। ये कहा जा रहा है किसका? सोनिया गांधी के द्वारा। तो ये आरोप प्रत्यारोप है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सभी सर्वदलीय बैठक मींस ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें सभी पार्टी के जो मेंबर्स थे उनके साथ ये कहा गया, क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है कि बाउंड्री पर क्या चल रहा है, गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है कि बाउंड्री पर क्या चल रहा है। उसी को लेकर यहां पर पूरा प्रॉब्लम था, उसी को लेकर यहां पूरा प्रॉब्लम आ रहा था। तो गवर्नमेंट को लेकर यहां क्या प्रॉब्लम थी, उसी को लेकर यह कहा गया कि आप कुछ न कुछ डाटा छुपा रहे हो लोगों से, और साथ में हमको भी कुछ नहीं बता रहे हो कि क्या चल रहा है। चाइना ने कितना बाउंड्री LAC पर कवर किया है, कितना अंदर आ गई है LAC पर, कितनी पोस्ट होल्ड की है उन्होंने, ये सभी बातें। तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि लद्दाख में आउटसाइडर कोई भी फोर्स नहीं है और कोई कैप्चर नहीं किया गया है। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जो चाइना ने हाल ही में क्या कहा है कि जो पूरा गलवान वैली है, यहां पर गलवान वैली है, वो पूरा उसका है, उस पर दावा ठोका है। तो ये गड़बड़ है। हम लगातार इस न्यूज को डिस्कशन कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम था कि लद्दाख वाला एरिया का है, जहां पर पूर्वी लद्दाख, वहां पर एंड सिक्किम का नाखुला रीजन, वहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा था दोनों आर्मीज के बीच में। जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनको अब अच्छे समझ में भी आ रहा होगा कि क्या पूरा मामला था। यहां पर हम पता कर रहे थे कि अक्साई चीन जो है 1962 में, अक्साई चीन पर 1962 में कब्जा कर लिया था चाइना ने। यहां जो है अक्साई चीन से लगता हुआ हमारा जो पूर्वी लद्दाख, अगर इन लद्दाख को हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये पूरा ईस्टर्न लद्दाख है, ईस्टर्न लद्दाख हमारा। तो ईस्टर्न लद्दाख में जो गलवान वैली है, यहां पर गलवान वैली है, अगर यहां पर देखिए तो ये फर्स्ट एरिया है जहां पर गलवान वैली है, ये गलवान वैली है यहां पर। एंड यहां पर है हॉट स्प्रिंग एंड पेंगोंग सो लेक। तो तीनों जगह क्या है, स्टैंड ऑफ किया हुआ है। मींस यहां पर चाइनीज आर्मी अंदर की तरफ आ गई थी। मींस जो LAC है, LAC में जिस एरिया में नहीं आना चाहिए था, अगर ये LAC का ओवरलैपिंग पार्ट है, यहां पर इंडियन आर्मी गश्त करती है, यहां चाइनीज आर्मी गश्त करती है, तो मींस पेट्रोलिंग करती है। तो इस पेट्रोलिंग एरिया में आ गई है कौन? चाइनीज आर्मी। तो यहां पर बड़ी प्रॉब्लम हुई थी उसी को लेकर। और गलवान एरिया में जो 15-16 की रात थी, 15 मिडनाइट, एंड जो 15-16 की जो रात्रि थी, उसी में यहां पर जो चाइनीज आर्मी थी उसके द्वारा हमला कर दिया गया था। जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनके पास क्या है, जनरली यहां पर एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी के तहत हथियार नहीं रख सकते, फायरिंग नहीं हो सकती, लेकिन उनके पास स्पेसिफिक टाइप के हुक डंडे रहते हैं, उनके ऊपर इस टाइप की लोहे की कीलें लगी हुई रहती है, जो नुकीली कील्स रहती है, ये सभी उनके द्वारा क्या है वो किसी को भी मार सकते हैं। तो ये जो डंडे हैं उसके द्वारा मारा गया किसको? इंडियन आर्मी को। साथ में उनके पास एक हथियार और रहता है जिसमें क्या होता है कि जो रस्सी रहती है, रस्सी लगी हुई रहती है, मींस आयरन की, और उसके पीछे यहां पर आयरन का एक मोटा गोला रहता है, उसके ऊपर भी यहां पर
स्पाइंस निकली हुई रहती है तो उससे भी मारते हैं। तो ये पहले के जमाने में यूज होता था, लेकिन ये आर्मी, चाइनीज आर्मी इसको अभी भी यूज करती है, अभी भी यूज करती है, तो उन्हीं के द्वारा मारा गया। तो यहां पर अब क्या कहा जा रहा है चाइनीज आर्मी के द्वारा, जो गलवान वैली है ये पूरा, इस पर दावा ठोका है कि ये पूरा मेरा है। तो इंडियन आर्मी ने इसके दावे को क्या किया है, खारिज किया है कि आपका कोई यहां पर लेना देना नहीं है। साथ में जो इंपॉर्टेंट है, अभी हमने जस्ट देखा था कि सैटेलाइट इमेज, सैटेलाइट जो इमेज है ये बता रही है, सैटेलाइट इमेज ये बता रही है कि यहां पर जो चाइनीज आर्मी ने जो क्लेम किया है और जो क्लैश स्टार्ट हुआ है दोनों के बीच में, जो स्टैंड ऑफ हुआ है, जो स्टैंड ऑफ हुआ है उससे पहले ही चाइनीज आर्मी ने यहां पर बाउंड्रीज को कहीं ना कहीं से अपने द्वारा फिजिकल रूप से इनको वायोलेट या फिर तहस नहस करने की कोशिश की है, बाउंड्रीज को चेंज करने की कोशिश की है। ये सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई है। तो चाइना ऐसा कर सकता है, चाइना ऐसा कर सकता है, कई सालों से उसका ऐसा पूरा चल रहा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साथ में जो गलवान वैली का अगर कोई खाई है तो खाई को थोड़ा और खिसकाना, इस टाइप से उसको खोद कर मींस डिगिंग करके। तो ये सभी जो फिजिकल रूप से जितना भी उसका जो एक लोकेशन है, जियोग्राफी लोकेशन, उसको थोड़ा चेंज करना, ये भी सैटेलाइट इमेजेस मिली है गलवान वैली में। तो ये चाइना का बड़ा प्रॉब्लम है जो चाइना ने ऐसा किया है। तो हमने देखा था गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग एंड पेंगोंग सो लेक, यहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा था। उसके अलावा चाइना क्यों चिड़ा हुआ, हमने ये भी देखा था कि यहां पर है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, यहां पर है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिससे जो अक्साई चीन है उसके और इंडिया के बीच में यहां पर, और ये जो है गिलगिट बाल्टिस्तान जो पीओके का पार्ट है यहां पर। अगर हम यहां पर देखें तो ये जो एरिया है यहां पर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, यहां से निकला हुआ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहां पर जो हाइट के ऊपर हम इंडियन आर्मी है, इसी को लेकर इंडियन आर्मी को अब क्या फायदा मिला हुआ कि यहां से जो चाइनीज सड़क है, चाइना सोचती थी कि इस सड़क मार्ग के द्वारा हम कभी भी युद्ध में एक एडवांटेज ले लेंगे, लेकिन इंडियन आर्मी यहां हाइट पर बैठी हुई है तो यहां से गोला दागेगी तो डायरेक्ट इसको तहस नहस कर सकती है कभी भी। साथ में पीओके भी कभी भी रडार में आ सकता है, यहां से बैठे बैठे जब गोले दागे जाएंगे तो पीओके जो यहां पीओके में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है उसको भी तहस नहस किया जा सकता है। जिसके पीछे उद्देश्य क्या था चाइना का कि यहां से पीओके से होते हुए यहां से पीओके से होते हुए डायरेक्टली हम पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में उतर जाएंगे और यहां से हमारी जो नेवी रहेगी कहीं भी अटैक कर देगी। लेकिन यहां पर आने की बात तो दूर, यहीं से ही क्या कर दिया जाएगा, उसको तहस नहस कर दिया जाएगा। कैसे? क्योंकि हमारे पास एक हाइट का एडवांटेज है, और पहले हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे पास ऐसे हेलीकॉप्टर नहीं थे जो तोपों को यहां पर पहुंचा सके, जो टैंक को यहां पर पहुंचा सके हाइट पर। लेकिन अब हमारे पास ऐसे हेलीकॉप्टर हैं, अमेरिका के द्वारा वो दिया हुआ चिनूक हेलीकॉप्टर हमारे पास ऐसा है जो कितने भी वजन को उठाकर जो सियाचिन ग्लेशियर है ऊंचे हाइट पर वहां ले जा सकता है, वहां से गोले दाग कर हम इसको तहस नहस कर सकते हैं। इसीलिए चाइना क्या चाहता है, इसीलिए चाइना चाहता है कि आप यहां पर जो हमने दौलत बैग ओल्डी दरबुक सियोग जो रोड बनाई है लेह तक, उसको आप मत बनाओ, उसमें यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप मत करो, क्योंकि उसको डर है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा यहां से टैंकर सीधे यहां पहुंच जाएंगे और यहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको सियाचिन ग्लेशियर की चोटी पर, और यहां से फिर कभी भी जब युद्ध हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो इन दोनों रोड को उड़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंडिया को, यहां ऊपर से बैठे बैठे हुए। तो ये इंपॉर्टेंट, इसीलिए चाइना चिड़ा हुआ है। आगे हमने ये देखा, ये दा हिंदू में पहली भी आया था कि गलवान वैली यहां पर है, हॉट स्प्रिंग एंड यहां पेंगोंग सो लेक। यहां पर भी हमने पढ़ा था कि क्या यहां पर है दौलत बैग ओल्डी, ये काराकोरम रेंज है, पूरी काराकोरम रेंज, यहां गलवान वैली और यहां से गलवान रिवर निकलती है, और गलवान रिवर निकलती है यहां पर, और यहीं से काराकोरम रेंज से गलवान यहां इसके पास से हमारी एक रिवर बहती है सियोक रिवर, और ये सियोक रिवर में मिल जाती है दोनों गलवान वैली से निकली हुई गलवान रिवर एंड सियोक रिवर आपस में मिलकर फिर सिंधु जो रिवर है सिंधु उसमें मिल जाती है। तो सिंधु रिवर में एट लास्ट में मिल जाती है कौन, दोनों नदियां। तो यहां पर है जो सियोक रिवर और गलवान वैली से निकलती है, गलवान वैली से निकलती है कौन, जो हमारी एक नदी है गलवान रिवर। यहां पर याद रखना, यहां पर ये पेंगोंग तसो लेक यहां पर भी लेकर स्टैंड ऑफ चल रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा एडिटोरियल है जो इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मणिपुर का पूरा एडिटोरियल है माय डियर फ्रेंड्स। तो वहां से समझेंगे हम कि क्या पूरा मामला है। एक बार हम बैकग्राउंड बनाने की, रिवॉल्विंग डोर ये नेवर एंडिंग tale of defections continues to turn the political port in Manipur। तो यहां पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या है कि मणिपुर में
अभी अगेन डिफेक्शंस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। डिफेक्शन का मतलब जो दल बदल है उसके द्वारा। अब यहां पर पूरा समझते हैं कि क्या पूरा मामला था यहां पर, कि हाल ही में जो वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है मणिपुर में, बीजेपी सरकार, बीरेन सिंह सरकार चीफ मिनिस्टर की, वहां पर कुछ जो एमएलए थे सपोर्ट टू बीजेपी पार्टी, जो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते थे, वहां पर बिलोंगिंग टू नेशनल पीपल्स पार्टी, जो एनपीपी के एमएलए थे, उन्होंने अपना सपोर्ट वापस कर लिया। साथ में दो जो निर्दलीय विधायक है, इंडिपेंडेंट मेंबर, वो भी बाय द 3 एमएलए टू अपोजिशन। और इनके द्वारा क्या किया, जो पार्टी वहां पर जो गवर्नमेंट है, वहां पर है 59 मेंबर्स की असेंबली, वहां से इन लोगों के द्वारा क्या ले लिया गया है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मणिपुर गवर्नमेंट, वहां से उनका जो समर्थन था उसको वापस ले लिया गया। और ये बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद से यहां पर क्या हुआ था कि जब इलेक्शंस हुए थे तो उस समय एक फॉर्मर मिनिस्टर बनाया गया था, टी श्याम कुमार, इन्होंने शिफ्ट किया था। ये कांग्रेस गवर्नमेंट के थे, कांग्रेस से इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में शामिल हो गए थे। 2007 में बीजेपी गवर्नमेंट का समर्थन किया था। और बाद में इनको क्या किया था कि मंत्री बनाने के लालच में ये कांग्रेस छोड़कर आ गए थे बीजेपी में। बाद में दल बदल के कानून में इनको गलत पाया गया और इनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था। उस समय क्या था, बीजेपी ने 21 एमएलए, उस समय बीजेपी का 21 एमएलए था आउट ऑफ 59 मेंबर असेंबली में। और जो पहली पार्टी थी, नंबर 1 पार्टी थी, वो थी कांग्रेस। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया था कि दूसरे लोगों को लालच दिया बीजेपी पार्टी ने, ऐसा कहा गया और ऐसा था, काफी न्यूज़पेपर्स में आया। तो इन्होंने दूसरे जो पार्टीज था वहां से इन्होंने एक तरीके से क्या ले लिया, समर्थन ले लिया इंडिपेंडेंट मेंबर्स इन सब से। और बाद में पार्टी क्या कर दी, अपनी पार्टी का मेजोरिटी घोषित कर दिया और सरकार बना लिया। लेकिन अभी सरकार में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी आप पूरा यहां पर कहानी देखोगे तो सरकार में वही प्रॉब्लम है कि अभी जो निर्दलीय सदस्य थे, जो कांग्रेस के कोई सदस्य थे और साथ में बीजेपी के कुछ सदस्य, इन्होंने एंटी डिफेक्शन कर दिया। मींस वापस ये क्या कर दिया, अपना समर्थन इस पार्टी से वापस ले रहे हैं। मींस अब हो सकता है कि जो मेजोरिटी में पार्टी थी बीजेपी गवर्नमेंट, वो अब यहां माइनॉरिटी में आ जाएगी। मींस अब उसका जब समर्थन नहीं रहेगा इन एमएलएस का, तो वो कहीं ना कहीं अपना समर्थन नहीं दर्शा पाएगी, जितना उसको एमएलएस का स्ट्रेंथ चाहिए, जितना स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसी को लेकर पूरा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है यहां पर, इसी को लेकर पूरा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां कहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है। हमने देखा एंटी डिफेक्शन को लेकर, एंटी डिफेक्शन का केस कर्नाटका में आया। उसके बाद हमने एमपी में देखा, एमपी में गवर्नमेंट गिरी, कर्नाटका में गवर्नमेंट गिरी। उसके बाद राजस्थान में भी बातें चल रही है और यहां पर मणिपुर जो गवर्नमेंट है, मणिपुर, यहां पर भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो कब आया, क्या ये अपने जो इसके जितने भी प्रोविजंस थे जिनके तहत हमने एंटी डिफेक्शन को रोकने के लिए जो प्रावधान बनाए थे, क्या वो असफल हो रहे हैं? इन सभी मुद्दों पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहां पर कि एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास 1985। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1985 में कौन क्या था राज्य, मींस यहां पर प्राइम मिनिस्टर कौन था उस समय, किसके कार्यकाल में ये 52 अमेंडमेंट हुआ, जिसके द्वारा एक यहां पर 10th शेड्यूल जोड़ा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। यूपीएससी 2019 में माय डियर फ्रेंड्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए गए, 2 क्वेश्चन पूछे। यहां पर एक शेड्यूल 5 से क्वेश्चन था और एक यहां शेड्यूल जो फर्स्ट है वहां से क्वेश्चन था, जो जमींदारी कानून है उससे संबंधित। तो 2 शेड्यूल से 2019 में यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ लिए गए। एंड जो 10th शेड्यूल है इससे संबंधित क्वेश्चन भी यूपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं 2015, 16 एंड मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां से ये पूछा था 2019 में कि जो पहला जो अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची, वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई। अगर आपको 10th शेड्यूल के बारे में जानना है, अगर आपको डायरेक्टली प्रधानमंत्री पता नहीं हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1984 में जो इंदिरा गांधी थी उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद में राजीव गांधी साहब क्या बने थे, राजीव गांधी साहब प्रधानमंत्री बने थे। तो डायरेक्टली हम 1985 के आधार पर भी हम ये फिक्स कर सकते हैं कि कौन प्रधानमंत्री रहा होगा। तो राजीव गांधी साहब ने देखा कि लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इससे क्या है कि पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा स्टार्ट हो गई है। साथ में जो दूसरी पार्टी है वो उस पार्टी के टिकट पर लड़कर आते हैं, लेकिन उस पार्टी को समर्थन नहीं करते और बाद में पार्टी गिर जाती है। तो उसी को लेकर यहाँ 10th शेड्यूल आया ताकि जो इविल पॉलिटिक्स डिफेक्शन है उनको रोका जा सके।
किसके द्वारा? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सन, ये अमेंडमेंट एंड कौन सा शेड्यूल है, ये सभी आपको याद रखना है। आगे जो इंपॉर्टेंट है यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ, यहां से हम अच्छे से समझेंगे कि क्या पूरे प्रावधान है। ये जो 52वां संविधान संशोधन था माय डियर फ्रेंड्स, 52वां संविधान संशोधन, इसमें एक प्रावधान क्या था कि अगर इसको पूरा देखें, यहां पर समझना, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कहा किया गया, इसमें जो एक चेंज किया गया था, जो 10वीं अनुसूची थी वो 1985 में आई थी, इसमें 2003 में एक चेंज किया गया, उसको भी हम देखेंगे कि स्प्लिट क्या होता है, इसको देखेंगे। यहां पर देखो फर्स्ट प्रोविजन क्या है, फर्स्ट कि डिस्क्वालिफिकेशन किस आधार पर होगा। कोई एक पार्टी है जैसे बीजेपी, बीजेपी कोई पार्टी है और यहां पर कांग्रेस, अगर लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में किसी सदस्य को टिकट मिला था कांग्रेस का, जैसे ही वो जीत गया उसको लगा कि अब यहां मलाई खाने को नहीं मिलेगी, तो उसने क्या किया, जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और बीजेपी ने ये उसको कहा अंदर अंदर कानों में कि आपको हम होम मिनिस्टर बना देंगे या आपको हम डिफेंस मिनिस्टर बना देंगे, अरे आप आओ तो सही। तो उसको लेकर यहां पर शशि थरूर साहब को बुला लिया, मान लो दे देंगे आपको कोई मंत्री पद। तो इस टाइप से किसी के साथ भी ऐसा बहला फुसलाकर उसको किसी मंत्री पद का लालच देकर अपनी पार्टी में मिला लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम डिफेक्शन। तो इसको एंटी डिफेक्शन रोकने के लिए हम कौन कौन से लॉ हैं, किस आधार पर इसको रोकेंगे, और किस आधार पर उस व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको किस आधार पर डिस्क्वालीफाई कर देंगे हम, ताकि वो बाद में मेंबर ही ना रहे। तो कौन कौन से ऐसे आधार रहेंगे जिनके आधार पर हम किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट है, अगर यहां मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ए मेंबर ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज बिकम डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस। कोई भी व्यक्ति जो किसी पार्टी का सदस्य है, अगर निम्न कारणों में पाया जाता है, अगर निम्न प्रोविजंस उस पर लगते हैं, तो वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इफ, पहला, इफ वॉलेंटरी गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ा है या एमएलए का चुनाव लड़ा है, बाद में वो अपनी पार्टी का स्वैच्छिक रूप से त्याग कर देता है, तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस contrary to any directions issued by political party without obtaining prior permission of the such party and such act has not been condoned by the party within 15 days। यहां पर सेकंड समझना, यहां पर क्या कहा गया है कि अगर फर्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुना जाता है, बाद में उसका स्वैच्छिक रूप से त्याग कर देता है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। दूसरा, अगर किसी पार्टी के सदस्य को यह डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको वोटिंग के अगेंस्ट में वोट देना है या पक्ष में वोट देना है, अगर पार्टी का कहना नहीं मानता है तो उसकी सदस्यता जाएगी। साथ में अगर उसने पहले से परमिशन नहीं ले रखा है, तो अगर वो एब्सेंट है, उस वोटिंग में प्रेजेंट नहीं हुआ, या फिर वोटिंग कैसे करनी थी, यस और नो में, उसको कहना नहीं माना, तो उसकी सदस्यता जाएगी। लेकिन अगर पार्टी उसको माफ कर देती है 15 दिन में, तो उसकी सदस्यता बच जाएगी, यहां पर आगे from above provision in it's clear that member elected on a party ticket should continue in the party and obey the party's direction। यहां पर सीधा कहा गया कि अगर कोई पार्टी से टिकट लड़ता है, किसी पार्टी का टिकट लेके, तो उसको पार्टी का हमेशा उसमें बने रहना है, साथ में उस पार्टी के जो दिशा निर्देश उनको पालन करना पड़ेगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, अगर कोई निर्दलीय सदस्य है, और अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी भी सदस्यता जाएगी। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, मींस जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, वो राज्यपाल भी हो सकता है। राज्यपाल कहां पर नॉमिनेट करेगा, जो विधानसभा है वहां पर, और जो राष्ट्रपति वो उसको लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है या राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। अगर वो 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसकी भी क्या जाएगी, सदस्यता जाएगी। लेकिन अगर वो 6 महीने से पहले किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसकी सदस्यता बच जाएगी। यहां पर अपवाद क्या है, यहां पर अपवाद क्या है कि यहां पर क्या कहा गया कि ए मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन टू थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ ए पार्टी हैव एग्रीड टू सच मर्जर। यहां पर समझना, दो एक्सेप्शन है, उनको देखेंगे। एक है कि कोई व्यक्ति अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनता है किसी हाउस का, तो वो वॉलेंटरीली गिव्स अप कर सकता है अपने मेंबर अपनी पार्टी की। तो ये भी हमको याद रखना है। किस लिए, अब यहां पर देखना, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं कि दो आधारों पर एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। आप सबको समझ में आ रहा होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, दल बदल कानून।
दल बदल का मतलब क्या है? डिफेक्शन का मतलब था दल बदल। यहां फिर मैं बता रहा हूं आपको, डिफेक्शन का मतलब है दल बदल, मींस एक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाना। इसको बोलते हैं आयाराम गयाराम की राजनीति। तो उसको रोकना इसलिए जरूरी क्योंकि कई सारे मंत्री ऐसे रहते हैं, कुछ मंत्री से ऐसे रहते हैं जिनको जिनको अगर लालच दल दे दिया जाए, जो कुछ ऐसे एमएलएज रहते हैं, एमपी, जिनको मंत्री पद का लालच दे दिया जाता, तो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जबकि लोग तो पार्टी को देखकर उनको क्या देते हैं? वोट देते हैं। तो एक तरीके से वो लोगों के साथ भी गद्दारी करते हैं। तो इसी को रोकने के लिए हमने एक लो लेकर आए थे, इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लो, मींस दल विरोधी कानून। तो कैसे इसको रोका जाए, इसमें जो प्रावधान थे हमने देखा। तो उसके तहत दो असम्पशंस हैं, मींस दो अपवाद हैं। फर्स्ट कौन सा है कि अगर कोई पार्टी है कांग्रेस की अगर उसके से टू थर्ड मेंबर, मींस 2/3 अगर उसके लोग अगर बीजेपी में मिल जाते हैं तो उनकी सदस्यता यहां पर नहीं जाएगी, इसको क्या माना जाएगा? इसको मर्जर माना जाएगा, मींस मिलाप कि वो पूरी तरह यहां पर सहमति नहीं थे इस पार्टी में। अगर पूरे 2/3 मेंबर जा रहे हैं तो वो अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। सेकंड, अगर कोई एमएलए है या एमपी है, अगर उसको हाउस, लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा हो सकती है, या राज्यों में विधान परिषद हो सकती है, विधानसभा हो सकती है, अगर वहां पर उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना रहे हैं तो क्या होगा? उसकी अगर वो खुद स्वैच्छिक रूप से अपनी पार्टी का त्याग करता है, कि अपनी जो सदस्यता पार्टी की त्याग देता है, तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि वो ऐसा करके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो अध्यक्ष का पद है, उसको विदाउट एनी पार्टी से कोलिलेट करने से बचता है। हो सकता है वो एक तरह से जो पॉलिटिकल, कि अगर जैसे मान लो कि राज्यसभा है, लोकसभा है, यहां पर लोकसभा, तो लोकसभा में क्या है, यहां पर अभी बीजेपी के हैं ओम बिरला साहब, तो बीजेपी की सदस्यता त्याग कर भी क्या रहेंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर रह सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, क्योंकि वो चाहेंगे कि मेरे ऊपर किसी टाइप का टैग ना रहे कि मैं बीजेपी का सदस्य हूं, ताकि लोगों के जो दिमाग है या जो भी एमपीस हैं संसद में, उनके दिमाग में हमेशा रहे कि अब ये किसी पार्टी के नहीं रहे, मींस निष्पक्ष हैं। तो उस निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, इम्पार्शियल रखने के लिए उस पद को ये अपनी पार्टी का त्याग कर सकते हैं, तो इसमें इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कभी भी जब कोई ऐसा सदस्य पाया जाएगा कि उसने अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है, तो इस केस में डिसाइड कौन करेगा? तो डिसाइड कौन करेगा? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो वो लोकसभा में कौन? स्पीकर, एंड राज्यसभा में जो चेयरमैन है वो इसको डिसाइड करेंगे। ओरिजिनली एक्ट प्रोवाइड, और जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें क्या कहा गया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अगर उसने डिसीजन ले लिया तो वो फाइनल रहेगा, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मींस अगर किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसने ये कह दिया कि इस सदस्य ने दल बदल किया है, इसकी डिस्क्वालीफाई कर दो इसको दल बदल के आधार पर, तो उसका किसी कोर्ट में क्या नहीं होगा? जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ऐसा कहा गया था इस कानून में। लेकिन की हो तो होलोहान केस में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह तो बात सही है, ये प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ऑन द ग्राउंड दैट इट सीक्स टू टेक अवे द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। मींस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये अधिकार क्षेत्र ले लेना कि उसने जो डिसीजन दिया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, उस डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो, ये गलत है। उन्होंने ऐसा कहा कि इट हेल्ड दैट प्रिजाइडिंग ऑफिसर व्हाइल डिसाइडिंग ए क्वेश्चन अंडर 10th शेड्यूल फंक्शन एज ए ट्रिब्यूनल। जब भी वो ऐसा कोई डिसीजन लेता है तो ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है, और ट्रिब्यूनल का कोई भी मामला रहता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए मान्यता होगा। इसी आधार पर अगर आप मेलाफाइड, मींस अगर आप दुर्भावना के साथ अगर किसी को दल बदल कानून के तहत अगर डिस्क्वालीफाई करोगे, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और हम उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अगर ये पाया गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मेलाफाइड में दुर्भावना के साथ किसी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर निरस्त घोषित किया है, दल बदल आधार पर डिस्क्वालीफाई किया है, तो हम उस व्यक्ति को क्या करेंगे? वापस उसकी डिस्क्वालीफाई को क्या करेंगे? हम वापस उसको सही कर देंगे। मींस वापस जो उसको डिस्क्वालीफाई हुआ था उसको नेग्लेक्ट करेंगे, आपने जो ऑर्डर दिया था उसको हम क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे। तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस आधार पर अब किसी भी दल बदल कानून के आधार पर अगर किसी व्यक्ति की सदस्यता जाती है, अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकता है और जुडिशियल रिव्यू करा सकता है कि
प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या गलत तरीके से तो मेरे साथ ऐसा नहीं किया। और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, हाई कोर्ट का एंड सुप्रीम कोर्ट का एक्ट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने निर्णय दिया था कर्नाटका असेंबली से संबंधित, तो वो देखेंगे हम। रूल मेकिंग पावर कौन किसको है, दल बदल से संबंधित रूल कौन बना सकता है। यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है मींस जो राज्यसभा में एंड लोकसभा में स्पीकर एंड जो चेयरमैन है वो लॉ बना सकते हैं, लेकिन उनको ये कहा गया कि वो जो ऐसा लॉ बनाएंगे 10th शेड्यूल को लेकर, वो ऑल सच रूल्स मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द हाउस, मींस जो लोकसभा राज्यसभा है उसके सामने रखा जाएगा। जिस पर्टिकुलर हाउस में लॉ बनाया है, अगर राज्यसभा में स्पीकर लॉ बना रहा है तो स्पीकर के सामने रखा जाएगा 30 दिन के लिए, एंड हाउस में अप्रूव, हाउस उसको अप्रूव कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसको डिसअप्रूव भी कर सकता है। तो ये आप याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में यहां यह भी कहा गया है कि प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर है वो खुद से निर्णय नहीं लेगा, खुद से कार्रवाई स्टार्ट नहीं करेगा एंटी डिफेक्शन की, वो तभी एंटी डिफेक्शन स्टार्ट करेगा जब उसे कोई शिकायत मिलेगी। खुद से वो कभी भी डिसीजन नहीं लेगा, जब उसे शिकायत मिलेगी तभी। और साथ में जिस व्यक्ति को एंटी डिफेक्शन किया जा रहा है उसको एक्सप्लेन होने का, मींस उसे उपस्थित होने का और अपना जो मामला है उसके तहत डिफेंड करने का उसको चांस दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि एक तरफा आप डिसीजन ले लोगे। तो ये सभी मामले थे एंटी डिफेक्शन के। अब ये सब क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दोगे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, उसमें आंसर क्या है। तो ये देखो यहां पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एंटी डिफेक्शन लॉ इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथ द फैब्रिक ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो कैसे, क्या ये इंडियन जो पार्लियामेंट्री है, जो हमारा भारतीय जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको क्या स्ट्रेंथ मींस उसको मजबूत कर रही है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये है। सेकंड, द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। तो दो स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है इसको आप करके आंसर में बताओगे। सेकंड जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन लगभग यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, अगर यहां से आप समझ पाओ तो इसको भी करना कि क्या पूरा मामला है। एक समझना है, यहां पर जब 52वां संविधान संशोधन आया था तो इसमें एक था स्प्लिट। 52वां संविधान संशोधन 1985 में एक प्रोविजन ये था स्प्लिट का कि अगर 1/3 मेंबर किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में मिल जाएंगे तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन इसे बाद में निरस्त कर दिया गया, इसको हटा दिया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन नियम 2013 के 3 के द्वारा। और अब इसमें क्या कर दिया कि ये 1/3 की जगह क्या कर दिया, ताकि ये तो सिंपली हो जाते थे, इतने सदस्य आपस में मान जाते थे और एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी मिल जाते थे। तो अब ये इसके कारण बड़ी पार्टियां टूटने लगी, तो इसको रोकने के लिए क्या किया, 2/3 कर दिया इसको। अगर 2/3 सदस्य अगर किसी दूसरी पार्टी में मिलते हैं, किसी एक पार्टी के, तब उनकी सदस्यता अब रद्द नहीं होगी। लेकिन अगर 1/3 मिलते हैं तो अब सदस्यता चली जाएगी। जो 52वें संविधान संशोधन में ये स्प्लिट वाला रो था उसको अब निरस्त कर दिया गया, किसमें, संविधान संशोधन जो 2003 था उसमें। और अब 1/3 की जगह क्या कर दिया, स्प्लिट की जगह मर्जर कर दिया 2/3 से। तो ये क्वेश्चन आप देखना कि इसमें पूरा क्या मामला है। क्वेश्चन नंबर 3 में वन ऑफ who and which of the following decides the question of disqualification of a member of the parliament arising on the ground of defection, means कौन डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन की, स्पेशली कौन सा डिफेक्शन, मींस यहां पर जो 10th शेड्यूल है उसके मामलों को कौन देखेगा। तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस एंड इलेक्शन कमीशन। तो ये तीनों क्वेश्चन है, इन सभी को आप डियर फ्रेंड्स जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कर बताओगे। ये है मेंस का क्वेश्चन जिसका हम कल डिस्कशन भी करेंगे। आप इस पर लिखने की कोशिश करना कि डू यू थिंक एंटी डिफेक्शन लॉ सक्सीडेड इन मीटिंग इट्स इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। क्या एंटी डिफेक्शन लॉ जो उसके उनमें सक्सेसफुल हुआ है, मीन सफल हुआ है, मीन जो वो चाहता था, जितने भी ऑब्जेक्टिव जो उसके उद्देश्य थे, क्या उनको पाने में वो सफल हुआ है। एक्सप्लेन एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स इफ एनी टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी कौन कौन से सजेशन है, क्या क्या इसमें सुधार किया जाना चाहिए, ये सभी आप लिखने की प्रैक्टिस करना। इसके ऊपर कल हम जरूर डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। इसमें उन सभी मुद्दों को आप देखोगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या सक्सेसफुल हुआ है। इसमें साथ में आप एग्जांपल लिख सकते हो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है,
इसके मामले में आप कर्नाटका का एग्जाम्पल लिख सकते हो, एमपी का एग्जाम्पल लिख सकते हो, हाल ही में मणिपुर का एग्जाम्पल लिख सकते हो, कुछ दिनों पहले हिमाचल का एग्जाम्पल आया था, ये सभी, राजस्थान में प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सभी साथ में एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट था, जजमेंट आया था माय डियर फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उसको जरूर याद रखना, कर्नाटका से संबंधित। कर्नाटका से संबंधित जजमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट का, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि वहां पर एमएलए जो थे, लगभग 17 एमएलए थे, वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो यहां पर जो वहां का स्पीकर था असेंबली का, उस स्पीकर ने इन सभी बीजेपी एमएलए को क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया एंटी डिफेक्शन के आधार पर। साथ में यह भी कहा कि जब तक असेंबली है, मीन जब तक विधानसभा है, विधानसभा वो जब तक उसका कार्यकाल है तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, फर्स्ट कि स्पीकर साहब ने जो डिस्क्वालीफाई किया है किसको, एमएलएज को, वो सही है। किस आधार पर, 10th शेड्यूल के आधार पर उनको जो डिस्क्वालीफाई किया है वो उनका निर्णय सही है। लेकिन स्पीकर साहब को ये अधिकार नहीं है, स्पीकर साहब को ये अधिकार नहीं है कि कितने टाइम पीरियड तक वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे और क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, वो उनको अधिकार नहीं है ये डिसाइड करना। जबकि इन्होंने, स्पीकर साहब ने दोनों को डिसाइड किया था, टाइम पीरियड कब तक, कि जब तक नया असेंबली इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक, और नया असेंबली इलेक्शन से पहले अगर कोई चुनाव होता तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इन दोनों को निरस्त कर दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने उनका टाइम पीरियड कब तक बताया, जब तक दोबारा चुनाव नहीं हो जाते तब तक वो डिस्क्वालीफाई थे। जब दोबारा चुनाव हुआ तो उनको अलाउ किया। साथ में उनका टाइम पीरियड जो था वो केवल और केवल जब तक दोबारा चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया था। लेकिन जब दोबारा चुनाव हो गए तो उनको वापस एमएलए बना दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा निर्णय था। अब चलते हैं, इंडिया अटेंड्स FATF ग्रुप मीट। यहां पर तो इंडियन ऑफिशियल ऑनलाइन, यहां पर लिखा हुआ है ऑनलाइन, तो यहां पर वर्चुअल मीटिंग होगी। यहां पर इंडियन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एनफोर्समेंट एजेंसीज अटेंडिंग 32 स्पेशल जो यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग, जो ग्रुप है फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, उसकी मीटिंग होगी किसकी, FATF। और लगभग 2 साल से, 2 ईयर से FATF लगातार न्यूज में चल रहा है। अभी तक यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहां से क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस है, यहां से पूरा चांसेस है। कौन EAG में है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। हमारा यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, यहां FATF, इसके बारे में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, फाइनेंशियल मींस वित्तीय। तो ये टास्क फोर्स क्या है, 1989 में G7 देशों के द्वारा इसको स्टार्ट किया था। फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि यहां से सीधा यूपीएससी बना देगा स्टेटमेंट की यूएन के द्वारा स्टार्ट की हुई संस्था है, लेकिन यूएन के द्वारा नहीं। हमें लगेगा कि ये यूएन के द्वारा नहीं, ये G7 देशों के द्वारा स्टार्ट की गई है, या फिर ये दे देगा OECD। आपको लगेगा कि इसका जो सेक्रेटरीट है, मिस इसका जो हेडक्वार्टर है, जो FATF का सचिवालय है, वो OECD का देशों का जो हेडक्वार्टर है पेरिस, वहां से संचालित होता है। तो आपको लगेगा कि जब OECD में सचिवालय है तो OECD के द्वारा स्टार्ट किया होगा, तो ये भी गलत होगा, यूएन भी गलत है। ये G7 देशों के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1989 में। और किस लिए स्टार्ट किया गया था वो भी देखेंगे, किस लिए स्टार्ट किया गया था। इसमें 39 मेंबर, अभी इंडिया इसका मेंबर है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन 2 ऑब्जेक्टिव माय डियर फ्रेंड्स, एक मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, दूसरा टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि जो गलत तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, यहां पर कोई उद्योग है जहां पर गलत तरीके से हथियार पहुंचाए जाते हैं, हथियारों की ट्रैफिकिंग की जाती है, महिलाओं की, बच्चों की ट्रैफिकिंग की जाती है, ड्रग्स यहां पर सप्लाई किया जाता है। इन सभी से जो पैसा आता है, जो मनी बना, उसको हम किसी कंपनी में लगा दिए, अच्छी कंपनी में लगा दिए। तो अब ये जो गलत तरीके से पैसा कमाया गया था, ये गलत सही काम में लगाया गया। अब ये पैसा हमको सही दिख रहा है लेकिन कमाया गया गलत तरीकों से है, तो इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मींस गलत तरीके से पैसा लगाकर, कमाकर उसे इकोनॉमी में ले आना, ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो केस है, धन शोधन या फिर गलत तरीकों से करप्शन के द्वारा खूब सारा पैसा कमा लेना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। एंड टेरर फाइनेंस मींस आतंकवादियों को वित्त पोषण करना, जैसे कई देश आतंकवादी को वित्त पोषण करते हैं, तो ये सभी रोकना। फंक्शन क्या है फिर इसका, इसी फंक्शन में कि FATF मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ इट्स मेंबर इन इंप्लीमेंटिंग नेसेसरी मेजर्स,
मींस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए जो मेजर्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनको कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो देश हैं वो उसको मॉनिटर करने के लिए काम करती है। इसमें दो लिस्ट रहती है, एक ब्लैक लिस्ट एंड एक ग्रे लिस्ट। मींस जो कंपनी, जो भी देश जहां पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग टेरर फाइनेंसिंग, अगर इन दोनों को सही से काउंटर नहीं करते हैं, अगर इन दोनों में सही से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको दो लिस्ट में बांट दिया जाता है, एक तो ब्लैक लिस्ट एंड एक ग्रे लिस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए जो ईरान है एंड नॉर्थ कोरिया, इसको ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, और जब इन लिस्ट में डाल जाता है तो उसके ऊपर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लग जाते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा ईरान के ऊपर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, कई तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन देशों के साथ कोई देश नहीं कर सकते। यहां पर जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, सीरिया है, यमन है, ऐसे लगभग 7 देश हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जब ब्लैक लिस्ट में दिस इज गिवन द कंट्रीज दैट एफएटीएफ कंसीडर्स हैज अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवन्स, मींस यहां पर अनकोऑपरेटिव मींस टैक्स हेवन बन गए, यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा कमा कमा कर आ रहा है। साथ में ही आल्सो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, मींस से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर और टेरर फाइनेंसिंग को लेकर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपस में, तब जाकर भी यहां पर क्या किया गया, इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ग्रे लिस्ट में क्या होता है, इट्स वार्निंग, यहां पर वार्निंग दी जाती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन इसका भी इफेक्ट है, जब ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो प्रॉब्लम क्या क्या आती है, उनको लोन लेने में दिक्कत आती है, आईएमएफ वगैरह कहीं से भी बाहर के देशों से लोन लेने में प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमिक सैंक्शंस उनके ऊपर लगते हैं एंड उनका ट्रेड भी कम हो जाता है। तो यहां पर पाकिस्तान के साथ ऐसा ही हो रहा है, उसके ऊपर कई आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, कोई निवेश नहीं करता। तो ये था एफएटीएफ। एफएटीएफ में आप हमेशा याद रखना कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, क्या इंडिया इसका मेंबर है क्या, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काम क्या करता है, ये दोनों काम देखना। ब्लैक लिस्ट एंड जो ग्रे लिस्ट है ये क्या है, साथ में एक जो इंपॉर्टेंट है कि एफएटीएफ ये रिकमेंडेशंस देता है, रिकमेंडेशंस किसको, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एंड टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। और ये रिकमेंडेशंस इसके जो सदस्य देश हैं उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग मींस उनको मानना मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है मींस वो मानना और नहीं मानना उनके ऊपर निर्भर करता है। मींस इसकी जो रिकमेंडेशन है मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए वो सदस्य के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो याद रखना केवल वो रिकमेंडेशंस को मान भी सकते हैं और नहीं भी माने, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो पूरा मामला आज मैं पढ़ा एंटी डिफेक्शन लॉ, आप क्वेश्चंस आंसर को जरूर करना कमेंट बॉक्स में। किस आधार पर रूल मेकिंग कौन कर सकता है, डिसाइड कौन करेगा, उसके बाद डिफेक्ट्स जो डिस्क्वालीफाई किस आधार पर, और इसके अपवाद कौन कौन से हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। कौन सा शेड्यूल है यहां पर। चाइना का ये जो गलवान वैली है कहां पर है, हॉट स्प्रिंग रेंज कहां पर है, ये मैप आप डायरेक्टली बना सकते हो माय डियर फ्रेंड्स एग्जाम में। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, चाइना क्यों चिड़ा हुआ है, यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अक्साई चीन, इन मामलों को लेकर यहां पर पूरा कंप्लीट। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी हमने डिस्कशन आज के न्यूज़पेपर के किए हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपका कोई भी मेंस का क्वेश्चन आता है, मान लो इंडिया एंड चाइना का आ जाता है रिलेशनशिप से संबंधित, तो आप पहले कहां कहां पर प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ एक मैप बनाओगे छोटा और वहां पर दिखाओगे गलवान वैली कहां है, हॉट स्प्रिंग रीजन कहां है, हॉट स्प्रिंग रीजन कहां है, और पेंगोंग तसो जो सो लेक है वो कहां पर है, तीनों को आप दिखाओगे। हमने दौलत बेग ओल्डी रोड बनाई, वो कहां पर बनाई है, चाइना ने कहां पर रोड बनाई है, ये सभी आप दिखा सकते हो। साथ में और कहां कहां पर स्टैंड ऑफ हुआ है तो आप नाकुला रीजन दिखा सकते हो। तब जाकर एग्जामिनर डायरेक्टली एक डायग्राम्स को देखकर पता लगा लेगा कि बच्चे को समझ तो है। मींस आप हमेशा एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर आपको आंसर को जस्ट देखने के बाद विद इन 2 सेकेंड्स में ये पता लगा ले कि बच्चे ने जो लिखा है उसके बारे में उसको नॉलेज है। बस अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अगर आपने सिर्फ इतना सा उसके माइंड में डाल दिया कि बच्चे को इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझ है, अगर उसने मैप बना दिया तो समझ है, तो अब वो आंसर जब चेक करेगा तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आपने डायग्राम बना दिया तो डायग्राम में डायरेक्टली उसका पिन पॉइंट होता है, 1-2 सेकंड में वो पता लगा लेता है कि बच्चे को इसके बारे में नॉलेज है या नहीं। इसलिए फ्लो चार्ट, डायग्राम और कुछ ऐसे इनोवेटिव वे में, उसके बाद जितने भी यहां पर कुछ मैप ये सभी आप बनाने की कोशिश करें माय डियर फ्रेंड्स, तब जाकर आपका आंसर बहुत बेहतर बन पाएगा। तो इसी के साथ आज हम इस सेशन को समाप्त करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। अगेन हम कल मिलते हैं 7:30 पर लाइव क्लासेज में। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस। थैंक यू।